आज हम थ्योरी ऑफ फाइनल अकाउंट देखेंगे। अब तक हमने अप्रैल से लेके हमने मार्च तक के प्रत्येक मंथ के ट्रांजेक्शन है वो पास किए और एक मार्च में हमने 31 मार्च को क्लोजिंग के ट्रांजेक्शन भी पास किए। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ फाइनल अकाउंट यानी कि हमने मार्च में जो क्लोजिंग के ट्रांजेक्शन पास किए हैं उसको हम समझेंगे। तो कई जगह आपने देखा होगा कि पहले आपको थ्योरी बताई जाती है, फिर ये आपको प्रैक्टिकल है वो बताया जाता है क्लोजिंग का। लेकिन यहाँ पर उल्टा है कि मैंने आपको पहले क्लोजिंग करवा दी, फिर थ्योरी का चैप्टर है वो लेके आए। इससे क्या होगा, आपने पहले प्रैक्टिकल देखा तो प्रैक्टिकल में आपको कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया। तो जो कुछ समझ में नहीं आया वो आपको थ्योरी से आसानी से समझ में आएगा, और जो आपने प्रैक्टिकल कर लिया है उसको आप अच्छे से अब समझ सकते हो, क्योंकि आपने पहले से ही इनको कर लिया है तो आसानी से ये समझ में आ जाएगी। तो वही हम समझेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा था भाई क्लोजिंग क्यों करते हैं, कि हम अपने एनालाइज करते हैं कि भाई अपनी कंडीशन क्या है। यानी कि हमने एक साल वर्क किया, एक साल वर्क करने के बाद में हमारी बिजनेस की कंडीशन क्या है उसको जानने के लिए, अपने प्रॉफिट को जानने के लिए हम अपनी क्लोजिंग है वो करते हैं। और भी बहुत सारे रीजन है लेकिन मैंने बता दिया। ठीक है, उस कंडीशन को जानने के लिए हम क्लोजिंग करते हैं। तो क्लोजिंग की भी स्टेप होती है, अलग अलग बिजनेस में अलग अलग क्लोजिंग होती है। तो अपना सर्विस से संबंधित बिजनेस है तो सर्विस से संबंधित हम हर एक चीज को देखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्लोजिंग की थी, वो क्या की थी, बकाया खर्चों का समायोजन। बकाया खर्चों का समायोजन, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सिंपल सी सभी की क्या ली है, एक डेफिनेशन ली है। जैसे कि बहुत ही लेंथी जो डेफिनेशन है वो नहीं लिए, एकदम इजीली जो आसानी से समझ में आ सके और आप आसानी से इसको समझ सके, वही सिंपल सी मैंने परिभाषा ली है। तो आपको आसान जल्दी से और आसानी से समझ में आ जाएगी। तो देखो बकाया खर्च क्या होते हैं, बकाया खर्च वही होते हैं जिनको वर्तमान में बकाया रख के आने वाले किसी समय में हम क्या करते हैं, भुगतान करते हैं, बकाया खर्च कहलाते हैं। अच्छा, बकाया खर्च को तलपट के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। ये बात देखो आप कि बकाया खर्चों को तलपट के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। अब ये कंडीशन समझो कि भाई क्यों दिखाया जाता है। जैसे कि हम क्या करते हैं, मैंने बताया था कि भाई मार्च मंथ का जो खर्च है वो हमें मार्च मंथ में ही शो करना होगा, जिससे मैं हमें राइट प्रॉफिट है वो पता चलेगी। क्योंकि अगर हम मार्च मंथ का जो खर्चा वो अप्रैल में शो करेंगे तो मार्च की तो क्लोजिंग हो गई, अप्रैल नया साल स्टार्ट हो गया, तो मार्च का जो खर्चा वो अप्रैल में शामिल होगा, तो मार्च का जो प्रॉफिट है वो यानी कि अप्रैल से मार्च तक का प्रॉफिट है वो राइट नहीं आएगा। इसलिए राइट प्रॉफिट को जानने के लिए हमें ये करते हैं कि मार्च का जो एक्सपेंस है जो मार्च में ही शो, इसलिए हम क्या करते हैं, इसका प्रोविजन पास करते हैं। अच्छा, तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि भाई मार्च में सेल जो वेतन है उसका हमने प्रोविजन करना है। ठीक है, तो मार्च का वेतन बकाया रखना है, तो मार्च का वेतन बकाया रखते हैं तो हम नॉर्मली एंट्री करते हैं, सैलरी को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अगर और पेमेंट करते हैं तो बैंक को या फिर कैश को क्रेडिट करते हैं, तो ये आपका पेमेंट हो जाता है। लेकिन आज पेमेंट तो नहीं करना है हमें, ओनली बकाया रखना है। तो बकाया रखने की कंडीशन क्या होगी, सैलरी को तो शो करना है, तो सैलरी अकाउंट डीआर, तो सैलरी अकाउंट डीआर करते ही आपके एक्सपेंसेस में ये ऐड हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ साथ साथ में, यहाँ पर अगर आप अपने एक्सपेंसेस अकाउंट को देखोगे तो यहाँ पर आपको सैलरी शो हो जाएगी। ठीक है, जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको मार्च मंथ की सैलरी हमें देखनी है। तो अब जो पेमेंट हुआ है, जो पेमेंट में शो हो रखा है वो तो फरवरी की सैलरी है जो आपने मार्च में चुकाई थी। लेकिन जो जनरल की जो एंट्री है सैलरी पेबल वो आपकी मार्च की सैलरी है जो आपको अप्रैल में पेमेंट करनी है, लेकिन शो किस में हो रही है, मार्च में शो हो रखी है। ठीक है, इस प्रकार से। अब इसमें एक बात कही गई कि तलपट के दायित्व पक्ष में इसको दिखाया जाता है। भाई क्यों दिखाया जाता है, क्योंकि आपकी क्लोजिंग के बाद में जब आप नए वर्ष में प्रवेश करोगे तो सभी एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, नील हो जाएंगे, यानी कि सभी एक्सपेंसेस गायब हो जाएंगे। इस कंडीशन में अपने एक्सपेंसेस को हमें क्या करना, अपने लायबिलिटीज के रूप में अगले साल लेके जाना है। तो लायबिलिटीज के रूप में अगले साल तभी जाएंगे जब हम इसको अपने तलपट यानी कि बैलेंस शीट में ऐड करेंगे। तो देखो कैसे ऐड होता है कि हमने एंट्री पास की थी, ये जो एंट्री पास की थी हमने, इससे अपनी बैलेंस शीट में क्या प्रभाव पड़ता है तो अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पर बैलेंस शीट है वो ओपन कर लेते हैं, बैलेंस शीट
और यहाँ पर हम अपनी जो प्रोविजन है, जो लाइबिलिटीज हमने बताई थी, तो करंट लाइबिलिटीज आपकी इंक्रीज हुई है। तो करंट लाइबिलिटीज में आप देख पा रहे हो यहाँ पर सैलरी का ऑप्शन आ चुका है। कितने से आ गया? 30,000 से। 30,000 से आपकी जो लाइबिलिटीज है वो बढ़ चुकी है, क्योंकि हमें इसको लाइबिलिटीज में देखना, बकाया दिखाना है। तो यहाँ पर ये बकाया सैलरी पेबल यानी कि बकाया पेमेंट है वो यहाँ पर शो रखा है। तो यहाँ पर जितने भी आउटस्टैंडिंग यानी कि बकाया खर्च वो यहाँ पर शो रखे हैं, यानी कि इनको हमें अगले साल चुकाना है, क्योंकि वो खर्चे तो मतलब कि लुप्त हो जाएंगे, यानी कि यहीं तक रहेंगे मार्च तक। अप्रैल से आपका ये बैलेंस शीट ही आगे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस यहीं पर रह जाएगा, आपका P&L है वो यहीं पर रह जाएगा, आपका बैलेंस शीट है वही आगे के लिए वर्क करेगा। तो यहाँ पर ये कंडीशन आपकी बैठती है। तो आपको बकाया खर्च का समझ में आया होगा कि सैलरी को हम क्या करते हैं, अपने इनकम एंड एक्सपेंस जो अकाउंट में दिखाते हैं, और सैलरी पेबल को हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, जिससे कि हम अगले साल उसका पेमेंट कर सकें। ठीक है, ये आपको मैंने प्रैक्टिकल बताया, तो अगर आपने प्रैक्टिकल किया तो ये चीज़ें आपको पता लग जाएगी, समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। फिर होता है संपत्तियों का मूल्यांकन। हमारे बिजनेस में कुछ ना कुछ एसेट्स होती हैं जो लगी हुई थी, वो भी कौन सी? फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि यहाँ पर परिसंपत्ति, जो फिक्स्ड संपत्ति है उस पे क्या करते हैं हम, उनका मूल्यांकन करते हैं कि भाई करंट यानी कि इस समय जो मार्च का मंथ चल रहा है, जो 31 मार्च है, उस मतलब कि उस दिन अपनी संपत्तियों का क्या मूल्य है, तो वो हमें ज्ञात करना होता है। इसलिए संपत्तियों को मूल्यांकन से तात्पर्य यह है कि संपत्तियों का वर्तमान मूल्य निर्धारित करना होता है, यानी कि वर्तमान मूल्य निर्धारित करना ही आपका संपत्तियों का मूल्यांकन है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि आपने कोई कंप्यूटर 10,000 रुपये में खरीदा, तो हमने मान लो कि 1 अप्रैल को खरीदा और आज 31 मार्च है, तो हम आज 31 मार्च को इसकी मार्केट वैल्यू क्या वो पता करेंगे, इसकी मार्केट वैल्यू है वो पता करेंगे। अब आप कहोगे कि भाई 1 अप्रैल को हमने 10,000 खरीदा, मान लो कि इसकी इनकम कीमत बढ़ गई, मान लो 12,000 है, 12,000 हो चुकी है, ये मान के चलते हैं, लेकिन होता नहीं है, लेकिन मान लो कि होता है, तो ये मार्केट वैल्यू हमें नहीं पता करनी है। ठीक है, ये तो आपकी न्यू की मार्केट वैल्यू, हमें तो इसकी मार्केट वैल्यू पता करनी जो पुराना है, जो हमने अप्रैल में खरीदा था, लेकिन आज अगर हम इसको मार्केट में सेल करें तो कितनी वैल्यू तक ये सेल हो गया, तो उसको हम क्या करते हैं, वैल्यूएशन करेंगे। तो उसका वैल्यूएशन करेंगे तो जो जितने का ये सेल होगा वो उसका क्या हो गया, मूल्य हो जाएगा। जैसे कि मान लो कि आज ये 8,000 में सेल होता है, 8,000 में ये इसकी क्या होगी, मतलब कि जो वैल्यू होगी, और 2,000 हो गया, वो क्या हो गया, इसका कंजम्पशन कर लिया, एक्सपेंसेस हो गया, जिसको हम डेप्रिसिएशन के नाम से दिखाते हैं, मूल्यह्रास दिखाते हैं। मूल्यह्रास का मतलब होता है कि आपने किसी संपत्ति परिसंपत्ति को यूज किया है, तो उसमें क्या होते हैं, मान लो कि मैंने कंप्यूटर यूज किया, तो कंप्यूटर में क्या है, छोटे छोटे पार्ट लगे होते हैं, तो पार्ट की क्या होती है, घिसावट हो जाती है, उसकी कार्य करने की क्षमता वो डाउन हो जाती है। उस डाउन को हम क्या करना, एक्सपेंसेस के रूप में दिखाना होता है कि भाई 2,000 का ये खर्चा हो गया। तो प्रत्येक फिक्स एसेट्स की एक लाइफ निर्धारित होती है कि मान लो कि 5 साल चलेगा, 4 साल चलेगा, उसके अकॉर्डिंग ही उसके अमाउंट को हम क्या करते हैं, डाउन करते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट में बताया था यहाँ पर निकाल के वैल्यू, तो वो सेम वही था कि मैंने यहाँ पर देखो आपको परचेजिंग डेट बताई थी, और यहाँ पर कितनी वैल्यू है, कितने साल तक चलेगा वो दिखाया था, और उसका फिर वैल्यू निकाल के हमने राइट ऑफ किया था, कितने दिन हमने यूज किया, उसके अकॉर्डिंग ही हमने ये वैल्यू निकाली थी। तो ये वीडियो आपने देखा होगा डेप्रिसिएशन से संबंधित, तो ये अगर नहीं देखा तो ये जरूर देखिए, फिर ये आपको ये समझ में आएगा। तो ये वैल्यू हमने एक एक करके निकाली थी, तो वो इसीलिए निकाली थी कि भाई हमने इसका मार्केट मूल्य है वो हमने करंट ज्ञात किया, तो वो ज्ञात करने के लिए हमारे पास ये दो फॉर्मूले थे, वो फॉर्मूलों का यूज किया था। फिर हमने क्या किया था, मार्केट वैल्यू निकाली थी, और मान लो कि हमने ये 25,000 रुपये में खरीदा था, तो अब करंट डेट में क्या वैल्यू है और कितने से ये डाउन हो गया था, हमें पता चला कि भाई ये जो वैल्यू है 25,000 की खरीदी थी, आज वो 6,233 रुपये से डाउन हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, कम हो गया वैल्यू। तो ये जो कम हुआ वैल्यू है वो यहाँ पर हमने दर्शाया था, फिर इसकी एक कॉमन एंट्री पास की थी जो कि ये थी डेप्रिसिएशन के नाम से, और ये काम किया था। तो ये मूल्य ह्रास दिखा था। तो इसमें क्या करना होता है कि हमें अपनी बैलेंस शीट होती है उसमें एक्चुअल बैलेंस अपनी संपत्तियों का दिखाना होता है, और जो वैल्यू कम हो जाती है उसको हमें एक्सपेंसेस अकाउंट में डाल देते हैं। जैसे कि 8,000 रुपये का, जैसे 10,000 रुपये की संपत्ति खरीदी थी, आज उसकी वैल्यू निकल के आई है 8,000, बाकी के 2,000 क्या करेंगे, हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर एक्सपेंसेस अकाउंट में डाल देंगे, जो कि इस प्रकार है। जैसे आप यहाँ पर जाओगे
तो आपका ये बैलेंस शीट ओपन है, तो बैलेंस शीट में जो आपकी फिक्स एसेट्स है इसमें आपकी वैल्यू है वो कम हो चुकी है। जैसे कि आपने जो ये एसी खरीदी थी, एसी पे हम देखेंगे तो एसी 25,000 रुपये की खरीदी थी, उसमें से आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करके 62,33 हमने चार्ज किया है, तो 25,000 की खरीदी थी आपका, और यहाँ पर 62,33 कम हो गया है, तो यहाँ पर 18,767 रुपये आपका बैलेंस अभी मार्केट वैल्यू, यानी कि ये आप मार्केट वैल्यू मान के चल सकते हो कि अभी ये मार्केट वैल्यू है। इस प्रकार से आपको प्रत्येक शेयर्स का मार्केट वैल्यू, करंट मार्केट वैल्यू है वो पता करना। वो कैसे पता करना, आपको डाउन वैल्यू आपको दिखा देनी है अपनी बुक्स में। जैसे आप डाउन वैल्यू दिखा दोगे आपकी मार्केट वैल्यू पता चल जाएगा। लेकिन कुछ संपत्ति ऐसी होती है जिसपे वो है कि डाउन वैल्यू नहीं पता होती, उसकी वैल्यू क्या होती है दिन पे दिन इंक्रीज होती हुई है, तो उसको हमें एज ए जितने में हमें पड़ी थी यानी कि जितनी कॉस्ट थी उसी में दिखाना होता है। तो जैसे बिल्डिंग को हमने उसी में दिखाया, ठीक है। यहाँ पर मोबाइल फ़ोन है तो मोबाइल फ़ोन की जो डाउन वैल्यू वो यहाँ पर दिखाती है, तो ये ऑटोमेटिक इसको क्या करते हैं माइनस कर देगा, जो सेंस बचेगा वो यहाँ पर दिखा देगा, ठीक है। इस प्रकार से बैलेंस शीट में दिखा रखा है, और इनकम और एक्सपेंसेस में देखेंगे तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन के नाम से ये शो करेगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में जैसे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेंगे कि भाई हमने कितने से कम कर दिया, तो आपकी जो संपत्ति डेप्रिसिएशन का जो एक्सपेंस है वो इतना हो गया है। अगर आप इसको एंटर करके देखेंगे तो आपकी वो एंट्री है वो पास हो जाएगी, उसमें जो आपने पर्टिकुलर अमाउंट से जो कम किया वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो एक हिस्सा आपका प्रॉफिट एंड लॉस में यानी कि इनकम एंड एक्सपेंसेस में शो रखा है, और एक हिस्सा आपका बैलेंस शीट में शो रखा है। तो बैलेंस शीट में जो डाउन हुआ है तो वो दिखा रखा है, और अपने इनकम में अपने एक्सपेंसेस के रूप में जो डाउन हुआ वो दिखा रखा है, ठीक है। इस प्रकार से आपने कर लिया है, तो ये आपका डेप्रिसिएशन हो गया। यानी कि आपको करंट वैल्यू आपकी बैलेंस शीट में शो करनी होती है, और बाकी को आपको क्या करना है एक्सपेंसेस अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। तो वो मैंने आपको फॉर्मूला सब बताया हुआ है, लास्ट वीडियो आप देख सकते हो डेप्रिसिएशन संबंधित, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। फिर आता है पूर्वदत्त भुगतान का समायोजन, यानी कि आपको अग्रिम जो भुगतान करते हो आप किसी भी एक्सपेंस से संबंधित, उसका हमें समायोजन करना होता है। देखो इसकी सिंपल सी परिभाषा ये है कि यह एक ऐसा खर्चा है जिसके लिए अग्रिम भुगतान किया गया है, यानी कि जिसके लिए अग्रिम भुगतान किया गया लेकिन अभी तक खर्च नहीं हुआ है, और अभी तक वो जो हमने भुगतान किया उससे संबंधित हमने कोई भी फायदा है वो नहीं लिया है, और भुगतान को तल और इस भुगतान को हम तलपट्टी पे संपत्ति की तरह रखा जाता है, यानी कि हम इसको संपत्ति मानकर चलते हैं। जब जब तक कि ये क्या होता है उससे संबंधित सेवाएं प्राप्त नहीं हो जाती तब तक हम क्या करते हैं इसको संपत्ति मानते हैं, और भविष्य में ये सेवाएं क्या होती है प्राप्त होती है। जैसे कि मान लो कि मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आज हम हर कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस करता है। जैसे कि मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, आप अपने मोबाइल फ़ोन को रिचार्ज करते हो, आप जियो एयरटेल जो भी आपकी कंपनी है उसमें आप रिचार्ज करते हो, तो आप मान लो कि 1 महीने का करते हो या फिर 6 मंथ का करते हो या फिर 3 मंथ का करते हो। जैसे कि मान लो कि मैं जियो का सिंपल सा उदाहरण लेता हूँ कि जियो में हम 6 मंथ का 3 मंथ का 666 रुपये का रिचार्ज करवाते हैं, तो 666 रुपये हम देते हैं। तो क्या उसमें उसके बदले जो सर्विस देती है वो उसी दिन मिल जाती है, फिर आपको धीरे धीरे करके आपको 3 महीने मिलती है, तो हमें धीरे धीरे करके 3 महीने मिलती है। तो वो आप क्या क्या होगा प्रीपेड एक्सपेंस, जिस दिन आप पेमेंट करते हो वो आपकी क्या होगी असेट्स होगी। असेट्स इसलिए होगी क्योंकि आपको उस सामने वाली कंपनी से वो क्या करना वसूल करना है, वो जो अमाउंट है उसकी बदले में सेवा वसूल करनी है। तो सेम वैसा ही है, इसमें आप इंश्योरेंस लेते हो या फिर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो, जिस और सब्सक्रिप्शन ही होता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये सेवाएं दिखानी होती है। तो हमने मान लो कि ये सब्सक्रिप्शन लिया था, मैंने 2 सब्सक्रिप्शन ले रखे थे, एक इंश्योरेंस का ले रखा था और एक इंडिया टाइम से हमने एडवर्टाइजमेंट का ले रखा था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक तो ये था आपका और एक ये था, तो यहाँ पर आपने 2400 रुपये का लिया था। तो अब इसको आपको समायोजन करना है कि भाई आपने जब जुलाई में लिया था, जुलाई से लेके 31 मार्च तक आपने यूज तो किया ना, कि जितना आपका यूज हो गया उसको डाउन करके दिखा देना है। कि मैंने बोला कि आपको डे बाय डे सर्विस मिली है, तो जितना यूज किया उतना आपको डाउन करके दिखाना था। तो सेम ये इसी से संबंधित है, लेकिन इसको आपको डाउन करके दिखा, मैंने वीडियो में अच्छे से समझा है तो वो आप देख लेना। फिर आपका था इंश्योरेंस। इंश्योरेंस को आपको ये मिलता है कि भाई इसमें सर्विस नहीं मिलती, इसमें सर्विस आपकी घटना घटती है तब मिलती है, लेकिन ये भी क्या होता है ये दिन पर दिन खर्च हो जाता है कि यानी कि मान लो कि 5 महीने लिखे तो 5 महीने की वैल्यू है वो डाउन करके दिखानी होती है, अगले 5 महीने की वैल्यू है वो आपको अगले मंथ में दिखानी होती है। तो ये भी सेम इसी प्रकार डाउन होगा, इसकी सेवाएं हम दिखा नहीं सकते लेकिन ये सेवाएं सेवा में रहती है, ये दिखती नहीं लेकिन सेवा में रहती है। ये जब दिखती है जब हमारे पास कोई एक्सीडेंट या दुर्घटना हो जाती है तब हम इसका क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। अन्यथा इसमें ऐसे खर्च ही हो जाता है। तो ये ऐसा सब्सक्रिप्शन है।
इस प्रकार से हमने ये चीज़ को समझना है। फिर नेक्स्ट आता है आपका क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिया है कि है वह स्टॉक होता है जो एक वित्तीय वर्ष के अंत में हमारे वास्तविक मात्रा में उपलब्ध हमारे पास वास्तविक मात्रा में उपलब्ध होता है। यानी कि वास्तविक मात्रा का मतलब कि फिजिकल तौर पर हमारे गोदाम में अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर हमने सर्विस से संबंधित बिजनेस स्टार्ट किया तो यहाँ पर तो स्टॉक का कोई काम ही नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमारे पास जो स्टेशनरी से संबंधित हम अपने ऑफिस के संबंधित जो खर्चा करते हैं उसमें हमने बुक्स वगैरह जो पेपर वगैरह वो मंगवाते हैं तो उसका स्टॉक रह जाता है। तो उसका स्टॉक अपनी बैलेंस शीट में हम दिखा देते हैं कि जिससे कि अपना प्रॉफिट है वो सही इंक्लूड हो, क्योंकि हमने मान लो कि 50,000 रुपये का जो स्टेशनरी का आइटम है वो खरीदा और हमने मान लो कि यहाँ पर 35,000 या फिर 40,000 तक का ही स्टॉक हमने इस मान लो कि ईयर में यूज किया। हमने इस ईयर कितने का यूज किया, 40,000 तक का यूज किया ना, तो यहाँ पर हमने परचेज कितने का कर लिया, 50,000 तक का कर लिया और 40,000 तक का कर लिया। तो हमें बुक्स में क्या करना, 40,000 का ही शो करना और बाकी का हमें क्या करना, अपनी एसेट्स में शामिल कर लेना है और अगले साल को इसको पेमेंट कर देना है। जस्ट एक जमाना की कैसे, तो हम यहाँ पर आप देख सकते हो, साफ देख सकते हो, यहाँ पर आपको क्लोजिंग करंट एसेट्स में आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको शो रखा है क्लोजिंग स्टॉक 33,000 का, ये आपको यहाँ पर शो रखा है। तो ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, आपका स्टॉक है वो 33,000 का यहाँ पर शो रखा है। तो इस प्रकार से आपका ये यहाँ पर शो रखा है और इस एंट्री का प्रभाव वो देख सकते हो आप। तो यहाँ पर आपको मैं बैलेंस शीट में दोबारा ओपन करके शो करवा देता हूँ। यहाँ पर आपको जैसे हम एंटर करोगे तो यहाँ पर स्टेशनरी का जितना हमने यूज नहीं किया, जितना शेष रह गया वो क्या होगा, स्टेशनरी से माइनस हो जाएगा और आपकी एसेट्स में चला जाएगा, क्योंकि हमें एसेट्स में उसकी वैल्यू शो करनी होती है। ठीक है, हमें एसेट्स में इसको ऐड क्यों करना होता है, क्योंकि हमने जब पेमेंट किया था तो मान लो कि हमने 50,000 रुपये का सामान किया तो 50,000 रुपये का पेमेंट कर दिया। ठीक है, लेकिन हमारा 40,000 रुपये तक का ही पेमेंट है वो यूज हो पाया इस साल, तो बाकी का जो 20,000 का पेमेंट है वो आपको एसेट्स में फिर से शो करना होगा। भी 20,000 का हमने कोई यूज नहीं लिया इस साल, वो अगले साल यूज होगा, तो इसलिए हमें बैलेंस के एसेट साइड में लेके आना होता है। फिर आता है आयकर का समायोजन। अच्छा, ये चीज करने के बाद में हमने अब तक जो ये चीज की है इसके बाद में हमें क्या होता है, ग्रोस प्रॉफिट प्राप्त होता है, या फिर आप बोलते हैं नेट प्रॉफिट प्राप्त होता है, वो भी बिफोर टैक्स। तो टैक्स से पहले का जो प्रॉफिट है वो प्राप्त होता है। तो इसको हमें टैक्स आफ्टर टैक्स चाहिए, हमें प्रॉफिट चाहिए आफ्टर टैक्स, यानी टैक्स को घटा के जो नेट हमें पास होता है वो हमें पता करना होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, अपने टैक्स से संबंधित भी प्रोविजन करते हैं। इसकी सिंपल सी लैंग्वेज में हमने लिया है कि कंपनी कर के लिए समायोजन अपनी शुद्ध आय पर बनाती है, यानी कि आपका ये जो समायोजन है शुद्ध आय पर बनाती है, जो एक वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी अपने कर दायित्व को पूरा करने के लिए बनाता है या बनाती है। तो यानी कि अपने वित्तीय वर्ष में अपने कर दायित्व को पूरा करने के लिए इसको बनाती है, यानी कि कंपनी पे उनकी इनकम के अकॉर्डिंग कर भार होता है, परसेंटेज में होता है। जैसे कि आपने 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया और उस पर 30% आपको टैक्स देना होगा, तो आपका जो इनकम होगी वो 70,000 रुपये होगी, 30,000 आपको टैक्स टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देना होगा। इसी प्रकार आपकी नेट इनकम या नेट जो प्रॉफिट होगा वो 70,000 होगा। तो ये अभी भी नेट प्रॉफिट नहीं है, आपको कर जो माइनस करने के बाद में आपका प्रॉफिट है वो एक्चुअल आएगा। तो इसलिए हमें यह कर से संबंधित प्रोविजन करना होगा। तो ये आपको मैन्युअली निकालना होगा कि आपका नेट प्रॉफिट कितना और आप पे टैक्स परसेंटेज कितना, वो दोनों का पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी में टैक्स परसेंटेज कितना, उसके अकॉर्डिंग जिस वर्ष में आप वर्क करें उसमें नेट प्रॉफिट कितना है, मतलब कि प्रॉफिट कितना, उस पर ये परसेंटेज निकाला जाता है। फिर इसको क्या करना, प्रोविजन करना होता है, यानी कि चुकाना नहीं होता, प्रोविजन करना होता है। प्रोविजन करने की तिथि और चुकाने की तिथि अलग अलग होती है। चुकाने की तिथि होती है अगले वर्ष, यानी कि हम प्रोविजन आज करें तो इसको अगले वर्ष में किसी समय पर चुकाएंगे, लेकिन दिखाना तो इसी वर्ष में है, इसी वर्ष का तो इसी वर्ष में दिखाना होगा। तो हमें कैलकुलेट करके अपने प्रॉफिट यानी कि इनकम से फिर आपको शो करना होगा, फिर अगले साल को उसको पेमेंट करना होगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखा करवाया था, यहाँ पर मैंने डे बुक में आपको दिखा रखा हूँ। तो यहाँ पर इनकम टैक्स से संबंधित ये एंट्री थी, आपको मैंने कहा था इनकम टैक्स लेते ही आपका ये एक्सपेंस में चल गया और ये आपकी जो इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में शो हो गया।
और इनकम टैक्स पेबल आपका किस में होगा, बैलेंस शीट में शो चुका है। ठीक है, ये एंट्री की थी, ये एज आपका बकाया खर्चे सेम वैसी एंट्री है। आपको मैं दोनों जगह इफेक्ट शो करवा देता हूँ। तो एक तो ये इफेक्ट आपको यहाँ पर दिखेगा इनकम टैक्स के नाम से, ये आपको शो रखा है। तो ये तो खर्चों में ऐड हो गया कि भाई खर्चा हो गया इसी साल का, तो इसलिए आपको इस साल में दिखाना होगा। और आपको चुकाना भी है, आपको लायबिलिटी दायित्व है, इसलिए आपको दायित्व साइड में बैलेंस शीट के आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पर आपको प्रोविजन में मिल जाएगा इनकम टैक्स पेबल के रूप में, यानी कि अगले साल भी आपको दिखा देगा। यानी कि इस साल तो दिखाएगा दिखाएगा, लेकिन वो वाली वैल्यू नहीं दिखाएगा। आपकी बैलेंस शीट आगे चलती है तो बैलेंस शीट आपको वहाँ पे याद मतलब कि नॉलेज में ला देगी चीज़ों को कि भाई ये पेमेंट आपको करना है। ठीक है, फिर आता है ड्राइंग्स एडजस्टमेंट। आपको ड्राइंग्स होता है कि आप पर्सनल यूज के लिए जो पेमेंट निकालते हैं उसका एडजस्टमेंट करना होता है। कि जैसे कि आपने 1 लाख रुपए की कोई पूंजी है वो लगाते हैं, उसमें से आपने थोड़े थोड़े करके मान लो कि अब तक अप्रैल से लेके अब तक आपने 5,000 रुपये या फिर 10,000 रुपये निकाल लिए। तो 10,000 रुपये आपने पर्सनल यूज के लिए खुद स्वयं खर्च के लिए निकाल लिए, तो इसका बिजनेस के लिए कोई यूज नहीं हुआ। तो बिजनेस के लिए कोई यूज नहीं हुआ तो बिजनेस में से ये वैल्यू आपको कम करनी होगी। तो आपकी जो कैपिटल आपने जो अप्रैल को लगाई थी वो 90,000 ही मानी जाएगी आज 31 मार्च की डेट को। कि 31 मार्च की डेट को बिजनेस ये मानेगा कि आपने हमें 90,000 दिया था, 90,000 का ये आपका बिजनेस है। तो यहाँ पर ये वैल्यू आपको लेस करके शो करनी होती है, जो मैंने यहाँ पर आपको एंट्री में देखोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। यहाँ पर ये एंट्री मिलेगी। हमने ड्रॉइंग्स को जब निकाल देते तो डीआर करते थे, आज सीआर किया है क्योंकि हमें इसको कैपिटल से लेस कर लिया था। और अगर इसको हम बैलेंस शीट में भी शो नहीं होगा क्योंकि बैलेंस शीट में हमने ऑलरेडी इसको लेस कर दिया, तो बैलेंस शीट से ही हट जाएगा। अदर डेज हम देखते थे यहाँ पर आता था, लेकिन आज नहीं है क्योंकि हमने इसको बैलेंस शीट से लेस कर दिया, इसलिए यहाँ पर शो नहीं हो रखा है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस। कि इसके बाद में हमें नेट प्रॉफिट है वो पता चलता है कि भाई नेट प्रॉफिट कितना है। तो नेट प्रॉफिट को आपको क्या करना, इस बिजनेस कंडीशन में, हर बिजनेस में ऐसा नहीं होता है, कहीं पर आपका रिजर्व रखा जाता है, कहीं पर क्या किया जाता है, लेकिन अपने इस करंट बिजनेस में हमने क्या किया है, जो भी आपकी पूंजी हुई है, जो भी लाभ हुआ है, ठीक है, लाभ की स्थिति है तो उसमें लाभ की को क्या करना, पूंजी में जोड़ देना है। कि इन्होंने पूंजी में ऐड कर दिया, तो पूंजी में ऐड करने के लिए आपकी सिंपल सी एंट्री पास हुई थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईआर टू कैपिटल, ये एंट्री हुई थी, जिसमें से आपका क्या होगा, ये जो पेमेंट है वो क्या हो गया, आपकी बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड हो गया। बैलेंस शीट में भी इसका इफेक्ट देख सकते हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका लेस हो गया ना, जो करंट ईयर का प्रॉफिट था वो इतना था, और फिर इसको लेस ट्रांसफर करके दिखा दिया, ये आपकी कैपिटल में यहाँ पर ऐड हो चुका होगा, यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो ये कंडीशन है। इस प्रकार से आपकी क्लोजिंग होती है। आपकी जो बिजनेस की है इसमें इस प्रकार से क्लोजिंग हुई, और इस प्रकार से मैंने एक एक स्टेप आपको जो किए थे हमने 31 मार्च को, वो मैंने बता दिया। आशा करता हूँ ये समझ में आएगी। अभी नेक्स्ट ईयर का जो हम काम करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, इसी को हम प्रैक्टिस सेट 2 ले लेंगे, यानी कि ये काम तो चलेगा ही, इसके साथ एक बिजनेस और ऐड कर लेंगे, और उसके साथ हम दोनों बिजनेस एक साथ हैंडल करेंगे, यानी कि इनकम का भी और एक परचेज सेल्स का। कि मानो कि हमने क्या करें, अभी जो ये बिजनेस था इसमें जो काम था वो मैनुअल भी होता है और आपका इसके टैली में भी होता है। तो मैनुअल काम होता है उसका जो वैल्यू है वो हमने अपने टैली में शो करेंगे। इसी प्रकार हम परचेज सेल्स करेंगे, तो किसी भी आइटम का परचेज सेल्स करेंगे, लेकिन उस आइटम की वैल्यू यहाँ पर हम लेंगे। जैसे कि हमने 50,000 रुपये का गुड्स खरीदा था, तो उसको मैनुअल अपने जो स्टॉक बुक्स होती है उसमें शो करेंगे, और स्टॉक बुक्स के अकॉर्डिंग ही सेल करेंगे। लेकिन यहाँ पर उसकी वैल्यू ही शो करेंगे, और वैल्यू को सोल्व करके फिर इसको मैनेज करेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम अनरजिस्टर्ड फर्म लेंगे। अगली बार जो प्रैक्टिस सेट 2 आएगा, जो इस ये भी बिजनेस लेगा उसमें, और दोनों साथ में चलाएंगे। ठीक है, दोनों को ऐड कर लेंगे, यानी कि ये सर्विस का बिजनेस हो जाएगा और उसमें आपका परचेज सेल्स का हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों बिजनेस एक साथ कैसे काम करेंगे वो हम देखेंगे। या फिर नया लेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा कि नया बिजनेस लेना तो नया ले लेंगे, अन्यथा इसको कंटिन्यू रखेंगे। या फिर नया ले लेंगे, इसको हम डिसकंटिन्यू कर देंगे अगले वीडियो में, फिर हम इसको अगले को दूसरा जो है उसको नया ले लेंगे। ठीक है, तो वो तो हो जाएगा। तो ये आपका ये हो गया, और वो सेकंड हो जाएगा। तो इसके अलावा आपको कोई क्यूरी हो तो आप यहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत हो तो यहाँ पर आपको सॉल्व की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।